रात के 2 बज रहे थे। पूरे घर में अंधेरा पसरा हुआ था। सब गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन यशोदा माँ की आंख अचानक खुल गई। उन्हें तेज प्यास लगी थी। उन्होंने पास में रखा पानी का जग उठाया, लेकिन वह खाली था। वह हल्की आवाज में खुद से ही बुदबुदाई, लगता है बहू आज पानी का जग भरना भूल गई। धीरे धीरे चलते हुए उन्होंने जग उठाया और रसोई की ओर बढ़ गई। जैसे ही उन्होंने रसोई में कदम रखा, वहां का हाल देखकर उनका मन खराब हो गया। चारों ओर चीजें बिखरी हुई थी। गैस पर तेल के छींटे जमे हुए थे। जमीन पर सब्जी के टुकड़े गिरे हुए थे। हर तरफ गंदगी फैली थी। जैसे दिन भर काम के बाद किसी ने सफाई करना जरूरी ही नहीं समझा। यशोदा माँ ने गहरी सांस ली और खुद से ही कहा, अब तो ये रोज की बात हो गई है। रसोई की दुर्गंध से उन्हें घुटन महसूस हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला। पहले गिलास में पानी भरा और हल्के हल्के घुट भरने लगी। फिर अचानक उनकी नजर सिंक पे पड़े बर्तनों पर पड़ी। बर्तनों में जूठा खाना तक चिपका हुआ था, जिससे तेज बदबू आ रही थी। उन्होंने एक पल के लिए सोचा कि छोड़ दें, लेकिन फिर उनके अंदर की मां जाग उठी। सुबह अगर बहू उठकर देखेगी तो ताने ही मारेगी। इससे अच्छा है कि अब ही साफ कर दूं। उन्होंने नल चलाया और बर्तन धोने लगी। ठंडे पानी से हाथ कांपने लगे, लेकिन उन्होंने सफाई जारी रखी और एक एक करके सब बर्तन धो डाले। देखते ही देखते सिंक चमकने लगा। उन्होंने अपनी कमर सीधी की और गहरी सांस ली। थकावट उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन मन को थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम रसोई अब साफ हो गई है। अब उनके पैर कांपने लगे। उम्र के इस पड़ाव पर इतनी देर खड़े रहना उनके लिए आसान नहीं था। फिर पानी का जग भरा और धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन दिल में फिर वही टीस थी। क्या एक माँ का जीवन सिर्फ दूसरों के लिए ही होता है? क्या कोई मेरे बारे में भी सोचेगा? कमरे में जाकर उन्होंने बिस्तर पर लेटने की कोशिश की, लेकिन नींद कोसों दूर थी। आंसू आंखों से बहने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया और सोचने लगी, सुबह होगी तो फिर वही सब शुरू होगा। वही ताने, वही अनदेखी। सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। यशोदा माँ रात की थकान के कारण अभी ठीक से उठ भी नहीं पाई थी कि अचानक उनकी बहू कविता कमरे में आई। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने तीखे स्वर में कहा, माँ जी, आपको जरा भी शर्म नहीं है? आप इतनी गिर जाएंगी ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। यशोदा माँ उसकी बातें सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम इतना सुना रही हो? उन्होंने धीरे से पूछा। कविता ने हाथ कमर पर रखकर तंज कसते हुए कहा, आप काम ही ऐसे करती हैं, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं कि सुबह सुबह आपके कमरे में आऊं। देखो माँ जी, मैं साफ साफ पूछ रही हूँ, मुझे घुमा फिराकर बातें करने की आदत नहीं है। यशोदा माँ कुछ कहने ही वाली थी कि तभी कविता बीच में ही बोल पड़ी, आप रात को रसोई में गई थी? पहले ये बताओ। यशोदा माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे प्यास लगी थी और जग में पानी नहीं था। इसलिए उनकी बात अभी पूरी ही नहीं हुई थी कि कविता जोर जोर से चिल्लाने लगी, मोहित के पापा जल्दी आओ, देखो तुम्हारी माँ के लक्षण, और मोनिका तू भी आ जा। कविता को इस तरह चिल्लाते देख यशोदा माँ घबरा गई। वह घबराई हुई आवाज में बोली, बहू, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम सबको चिल्ला चिल्ला कर बुला रही हो? कविता गुस्से से आंखें घुमाकर बोली, आने दो पहले सबको, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। कविता की तेज आवाज सुनकर उसका पति मुकेश और उसकी देवरानी मोनिका अपने पति राजेश के साथ तुरंत यशोदा माँ के कमरे में आ गई। मुकेश ने अंदर आते ही गुस्से में कहा, क्या हुआ, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? राजेश भी हैरानी से कविता की तरफ देखते हुए बोला, हाँ भाभी, बताइए तो सही, माँ के कमरे में सबको क्यों बुलाया? कविता हाथ कमर पर रखकर गुस्से से बोली, तुम लोग खुद ही देख लो, मैं तो बस पूछना चाहती हूँ कि हमारी माँ जी आधी रात को चुपके से रसोई में क्या करने गई थी?
यशोदा माँ इन आरोपों को सुनकर अचंभित रह गई। उन्होंने संयमित आवाज में कहा, मैं चुपके से नहीं गई थी बहू, मुझे प्यास लगी थी और जग में पानी नहीं था, इसलिए रसोई में पानी लेने गई थी। कविता ने ताने मारते हुए कहा, अरे वाह, पानी लेने गई थी या फिर मेरी रसोई में ताक झांक करने। वैसे भी पानी भर कर रखना तो मेरा काम था, आपका नहीं। और अगर जग खाली था तो दिन में क्यों नहीं देखा? मुकेश ने माथा पकड़ते हुए कहा, कविता, माँ सिर्फ पानी लेने गई थी, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? लेकिन कविता कहाँ मानने वाली थी। उसने और भी तीखा स्वर अपनाते हुए कहा, पानी लेने गई थी तो सिर्फ पानी लेकर आती, फिर रसोई में सफाई क्यों करने लगी? ये सुनकर मोनिका भी अपनी जेठानी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, बिल्कुल भाभी, पता नहीं माँ जी को रात में ही सफाई करने का शौक क्यों चढ़ा है। राजेश, जो अब तक चुप था, झुंझला कर बोला, अरे भाभी, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? माँ ने कुछ बर्तन धो भी दिए तो क्या गलत किया? कविता ने गुस्से से तड़प कर कहा, अगर सफाई इतनी ही अच्छी लगती है तो पूरा दिन हाथ में झाड़ू पोछा पकड़े रखा करें, लेकिन मेरी रसोई में ताक झांक ना करें। यशोदा माँ अपने ही बच्चों और बहुओं के इस तरह के व्यवहार से अंदर तक टूट गई। उनकी आंखों में आंसू झलक आए, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया बहू, बस गंदगी देखकर रहा नहीं गया, इसलिए बर्तन साफ कर दिए। लेकिन कविता और मोनिका दोनों अपनी जिद पर अड़ी थी। वे अपनी सास की किसी भी सफाई को सुनने को तैयार नहीं थी। मुकेश और राजेश एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन किसी ने भी अपनी माँ का पक्ष नहीं लिया। यशोदा माँ की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। वह सोचने लगी, क्या सच में मैं इस घर में सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ, जहां मेरे हर काम को शक की नजर से देखा जाता है? कविता अभी चुप कहाँ रहने वाली थी। उसने और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, सफाई की बात तो ठीक है, लेकिन मेरी रसोई में 2000 रुपए रखे थे, वो भी उन्होंने साफ कर दिए। अगर पैसा चाहिए था तो मुझसे मांग लेती, लेकिन इस उम्र में चोरी करना क्या इन्हें शोभा देता है? कविता की इस बात ने जैसे पूरे माहौल को और जहरीला बना दिया। घर में छोटे बच्चे हैं, वे क्या सीखेंगे? माँ, मैं तो सच में तंग आ गई हूँ आपकी इन हरकतों से। उसने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर कमर में खोसा और एक हिकारत भरी नजरों से अपनी सास को देखने लगी। यशोदा माँ की आंखें इस अपमान को सह ना पाई। उनके आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते होठों से कहा, बहू, इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले जरा सोच लिया होता। मैं पैसे क्यों लूंगी? मुझे क्या करना है पैसों का? मैंने कोई पैसा नहीं लिया। राजेश, जो अब तक चुप खड़ा था, झुझला कर बोला, अरे माँ, अगर पैसे लिए हैं तो साफ साफ बोल दो ना, क्यों सुबह सुबह इतना तमाशा करवा रही हूँ? यशोदा माँ की आंखें चौड़ी हो गई। उसका अपना बेटा, जिस बेटे को पालने के लिए उसने अपनी जिंदगी खपा दी, आज वही उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा था। इतने में मोनिका भी बोल पड़ी, माँ जी, वैसे ये सब ठीक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यशोदा माँ की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से अपने बड़े बेटे मुकेश की ओर देखा। शायद वह कुछ कहेगा, लेकिन मुकेश चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में अपनी माँ के लिए ना तो कोई प्यार था और ना ही कोई सहानुभूति। कविता ने गुस्से में एक लंबी सांस ली और तंज कसते हुए बोली, अब इस तरह रोने धोने से क्या होगा माँ जी? सच तो यही है कि पैसे आप ही ने लिए हैं। वैसे भी इस घर में रहकर आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं, फिर भी लालच नहीं चाहता। राजेश ने भी सर हिलाते हुए कहा, यह सब सुनकर बहुत अफसोस हो रहा है माँ, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब तो आप सच बोल ही दीजिए। यशोदा माँ का दिल जैसे अंदर से टूट चुका था। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और लड़खड़ाती आवाज में बोली, मुकेश बेटा,
क्या तू भी यही सोचता है कि मैंने पैसे लिए? मुकेश ने एक पल को अपनी माँ की तरफ देखा, फिर नजरें फेर ली। माँ, अगर तुमने नहीं लिए तो फिर पैसे गए कहाँ? घर में तो कोई बाहर का आदमी आता नहीं है। ये शब्द सुनते ही यशोदा माँ को चक्कर सा आ गया। उनका सर घूमने लगा। इस घर में जन्मे, इसी घर में अपना पूरा जीवन बिताने वाले बेटों को आज उन पर विश्वास नहीं था। वो वही चारपाई पर बैठ गई और धीरे से बोली, अगर तुम सब यही सोचते हो तो ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं खुद को निर्दोष साबित करने के लिए कुछ नहीं कहूंगी। कविता ने मुंह बिचकाते हुए कहा, देख लिया, जब झूठ पकड़ा गया तो सफाई देना ही बंद कर दिया। चलो जी, अब बस करो, हमें और भी काम है। इतना कहकर वह गुस्से में पैर पटकते हुए कमरे से निकल गई। मुकेश, राजेश और मोनिका ने भी कोई परवाह नहीं की और वापस अपने अपने कमरों में चले गए। यशोदा माँ अपनी जगह पर बैठी रही। उनकी सुनी आंखों से बहते आंसू तकिए में समा गए। उनके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में अब मेरा कोई नहीं बचा? यशोदा माँ को वो दिन याद आने लगा जब उनका घर खुशियों से भरा हुआ था। वह अपने कमरे में तैयार हो रही थी और उनके पति सीताराम जी बार बार दरवाजे पर आकर झांक रहे थे। यशोदा, अब और कितना समय लगाओगी? जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि शादी हो जाए और हम आखिर में पहुंचे। सीताराम जी ने हंसते हुए कहा। यशोदा जी मुस्कुराई और अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए बोली, आखिर बेटे की माँ हूं तो अच्छे से तैयार होना तो बनता ही है जी। सीताराम ने प्यार भरी नजरों से अपनी पत्नी को देखा और बोले, वैसे आज तुम इतनी ही सुंदर लग रही हो जितनी हमारी शादी के समय लग रही थी। यशोदा जी ने हल्का सा सिर झटकते हुए कहा, ए जी रहने दीजिए। आपकी मस्ती फिर से शुरू हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। सीताराम जी ने आगे बढ़कर उनका हाथ अपने हाथ में लिया और प्यार से बोले, मस्ती नहीं यशोदा, सच कह रहा हूं। तुम जैसी पत्नी पाकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। उस दिन पूरे घर में खुशी का माहौल था। उनके बड़े बेटे मुकेश की शादी थी और पूरा परिवार हंसी मजाक में डूबा हुआ था। यशोदा माँ ने अपनी बहू के स्वागत के लिए कितनी तैयारियां की थी। हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा था ताकि बहू को कोई दिक्कत ना हो। कविता जब पहली बार दुल्हन बनकर घर आई थी, तब यशोदा माँ ने उसे कितने प्यार से गले लगाया था और कहा था, बेटा, अब से ये घर तुम्हारा है, जो भी जरूरत हो बिना झिझक बता देना। लेकिन आज वही कविता उन पर चोरी का इल्जाम लगा रही थी। उनके अपने ही बेटे उनकी सफाई को अनसुना कर रहे थे। यादों का ये सिलसिला इतना गहरा था कि यशोदा माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने तकिए को भींच लिया और मन ही मन कहा कि काश आज आप होते तो मुझे यूं अपनों के बीच पराया होने का एहसास ना होता। यशोदा माँ अभी भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी, बीते दिनों की यादों में डूबी हुई। तभी अचानक दरवाजे पर आहट हुई। नजर उठाकर देखा तो मोनिका कमरे में आई और बिना कुछ कहे पास के टेबल पर चाय रख दी। हल्की आवाज में बोली, माँ जी, आपकी चाय यहाँ रखी है, पी लीजिए। यशोदा माँ ने धीरे से सिर हिलाया और चाय की ओर देखा। कप से हल्की भाप उठ रही थी। उन्होंने फिर नजरें उठाकर मोनिका से पूछा, बेटा बिस्किट नहीं है? लेकिन जब उन्होंने प्लेट पर देखा तो मोनिका वहां से जा चुकी थी। बिना कोई जवाब दिए चुपचाप चली गई थी। अब तो इतना भी मायने नहीं रखता था कि माँ क्या खा पी रही है। उन्होंने मन ही मन सोचा, पहले जब उनके पति सीताराम जी थे तो उनके साथ सुबह की चाय का मजा ही अलग होता था। वो हमेशा कहते, यशोदा, जब तक तुम मेरे साथ बैठकर चाय नहीं पीती मुझे मजा नहीं आता। लेकिन आज अकेली बैठी यशोदा माँ के लिए वह चाय जहर के घुट जैसी लग रही थी। उन्होंने कप को वापस टेबल पर रख दिया और धीमे धीमे उठ खड़ी हुई। कमरे के कोने में एक पुराना डिब्बा रखा था। उन्होंने उसे उठाया
और चारपाई पर रख दिया। डिब्बे पर हल्की धूल जमी थी। उन्होंने उसे साफ किया और हल्के कांपते हाथों से ढक्कन खोला। डिब्बे के अंदर कुछ पुरानी चीजें रखी थी। सीताराम जी की घड़ी, उनका पुराना चश्मा, कुछ पुराने खत और कुछ सिक्के जो सीताराम जी हमेशा अपने पास रखते थे। यशोदा माँ ने धीरे से उन चीजों को छुआ, जैसे वो अब भी उनकी यादों से जुड़ी हुई थी। उनकी आंखें फिर भर आई। कहाँ चले गए आप? देखो, अब तुम्हारी यशोदा कितनी अकेली हो गई है, उन्होंने धीरे से कहा और फिर चारपाई पर बैठ गई। दोपहर के 2 बज रहे थे। ना तो कोई खाने के लिए पूछने आया और ना ही बेटों ने माँ के कमरे में झांकने की जरूरत समझी। भूख अब बहुत तेज लगने लगी थी। यशोदा माँ ने कुछ देर तक इंतजार किया, लेकिन जब कोई नहीं आया तो वह खुद ही उठकर ना चाहते हुए भी बहू कविता के पास चली गई। कविता उस समय अपने 5 साल के बेटे मोहित को हलवा खिला रही थी। यशोदा माँ पास जाकर बोली, बहू बहुत तेज भूख लगी है, अगर कुछ बनाया है तो दे दो। उनका इतना कहना था कि कविता ने उनकी ओर घूर कर देखा और गुस्से में बोली, माँ जी, हलवा देखा नहीं कि आपको भूख लग गई? अभी तो मैं अपने बेटे को खिला रही हूँ। फिर वह जल्दी से मोहित का मुंह पोंछकर उठी और रसोई में चली गई। कुछ ही देर बाद वह एक छोटे कटोरे में थोड़ा सा हलवा लाकर यशोदा माँ की ओर बढ़ाते हुए ताने भरे लफ्जों में बोली, ये लो खा लो, नहीं तो मेरे बेटे को नजर लग जाएगी। यशोदा माँ ने धीरे से कटोरा लिया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में वापस लौट आई। कटोरे को चारपाई पर रखकर बैठ गई। यशोदा माँ ने पहला निवाला मुंह में रखा, लेकिन हलवे का स्वाद उनके गले में अटक गया। हलवा जला हुआ था। ये जलन सिर्फ जुबान पर नहीं बल्कि उनके दिल में भी महसूस हो रही थी। लेकिन भूख इतनी तेज थी कि जलने का स्वाद भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। धीरे से नजरें उठाई, कमरे की दीवारों को देखा और एक ठंडी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। और फिर स्मृतियों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने अपने जीवन के उन पुराने दिनों को याद किया जब वह अपने पति और बेटों के साथ बैठकर प्यार से हंसते गाते हलवा खाती थी। तब उनके हाथों के बने हलवे की खुशबू पूरे घर में फैलती थी। वही पुराना आंगन, हलवे की मीठी खुशबू, चूल्हे की धीमी आंच और सीताराम जी की हंसी। अरे यशोदा, आज फिर हलवा बना रही हो? रोज रोज हलवा खिला खिलाकर हमारे बेटों को बिगाड़ दोगी। सीताराम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, एजी, बेटों को पसंद है और आपको भी। और फिर शिकायत किस बात की? यशोदा ने हंसते हुए जवाब दिया। सीताराम जी ने धीरे से पीछे से आकर उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बस यही प्यार हमेशा बना रहे यशोदा। जब ये बड़े हो जाएं, तब भी हम ऐसे ही बैठकर हलवा खाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे आज खा रहे हैं। पर किसे पता था कि वही बेटे जिनकी पसंद का ख्याल रखते हुए वह हर दिन हलवा बनाती थी, आज इतने बदल जाएंगे। और किसे पता था कि वही बेटों की बहुएं जो इस घर में बहुएं बनकर आई, एक दिन उन्हें जले हुए हलवे का कटोरा पकड़ा देंगी। जो माँ अपने बच्चों के लिए रात भर जागती थी, जो उनकी पसंद नापसंद का हर पल ध्यान रखती थी, जो उनके बिना खाना तक नहीं खाती थी, आज वही माँ अपने बच्चों के लिए बोझ बन गई थी। उन्होंने कटोरा चारपाई पर रखा और खिड़की से बाहर देखने लगी। आकाश में सूरज चमक रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी में अब कोई रोशनी नहीं बची थी। शाम होने को आई थी, लेकिन यशोदा माँ ने सुबह से सिर्फ वही जला हुआ हलवा खाया था। पेट में अजीब सी हलचल हो रही थी, कमजोरी महसूस हो रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन घर में कोई नहीं था जो उनसे पूछे कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। बहू बेटे अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वह धीरे से चारपाई से उठी, कमर सीधी की और दीवार पर टंगे अपने छोटे से कपड़े के थैले को उतारा। उसमें
कुछ सिक्के पड़े थे जो उन्होंने कभी बचा कर रख लिए थे। अपने थैले को कसकर पकड़ते हुए वह घर के दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाजे के बाहर निकलने लगी, तभी बहू कविता की तेज आवाज आई, माँ जी कहाँ जा रही हैं आप? यशोदा माँ ठिठक गई। उन्होंने धीरे से कहा, बस जरा बाहर तक जा रही हूँ बहू। कविता गुस्सा होते हुए बोली, क्या जरूरत है बाहर जाने की? कहीं मोहल्ले में बैठकर अपनी दयनीय कहानी सुनाने तो नहीं जा रही? यशोदा माँ ने जब ये सुना तो दिल अंदर तक चीर गया। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं बहू, बस थोड़ा टहल आऊंगी। कविता ने मुंह बनाते हुए कहा, ज्यादा दूर मत जाइएगा, घर के काम कौन करेगा? फिर यशोदा माँ कुछ नहीं बोली। उनकी आंखों में कुछ आंसू जरूर झलक आए थे, लेकिन उन्होंने अपने पल्लू से उन्हें पोंछ लिया। भारी कदमों से वह दरवाजे से बाहर निकली। उनकी चाल में अब पहले जैसी तेजी नहीं थी, लेकिन मन में एक ही बात चल रही थी, क्या अब एक माँ को दो रोटी भी मांगनी पड़ेगी? उन्होंने अपने थैले को कसकर पकड़ा और कदम बढ़ा दिए। वह अभी थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि तभी रास्ते में एक कचौरी वाला दिख गया। भूख तो बहुत तेज लगी थी, इसलिए सोचा क्यों ना एक प्लेट कचौरी खा ली जाए। फिर कुछ सोचकर उससे पूछा कि बेटा कितने की है कचौरी? माँ जी 25 रुपए की प्लेट है। अपने थैले में देखा यशोदा माँ ने मन ही मन बुदबुदाई, सिर्फ 20 रुपए हैं। फिर वह उदास होकर बोली, बेटा मेरे पास 5 रुपए कम है। कचौड़ी वाला यशोदा माँ की हालत देखकर बोला, कोई बात नहीं माँ जी, आप 20 रुपए ही दे देना। यशोदा माँ की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की किरण चमकी। उन्होंने कांपते हाथों से अपने थैले में रखे 20 रुपए निकाले और कचौरी वाले को दे दिए। गर्मा गर्म कचौड़ियों की खुशबू ने उनकी भूख और भी ज्यादा बढ़ा दी। जैसे ही उन्होंने पहली कचौड़ी तोड़ी, उनके मन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। अरे माँ जरा जल्दी कचौरी दो ना, बहुत भूख लगी है। छोटे बेटे राजेश की आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। जब उनके बेटे छोटे थे तब वे खुद बड़े प्यार से कचौड़ी बनाती थी। रसोई से घी की महक पूरे घर में फैल जाती थी और उनके दोनों बेटे राजेश और मुकेश मजे से खाने बैठ जाते थे। उनके पति सीताराम भी हंसते हुए कहते, अरे भाग्यवान, आज तो कचौड़ियों की खुशबू से ही पेट भर रहा है। और यशोदा माँ हंसते हुए कहती, खुशबू से पेट नहीं भरता जी, आओ गर्मा गर्म कचौरी खा लो। पर आज वही माँ एक गली के कोने में खड़ी बेटे बहू के घर में रहते हुए भी उसे दो निवाले नसीब नहीं हो रहे थे। जैसे ही उन्होंने पहली कचौड़ी खाई, उनके गले में कुछ अटक सा गया। ये कचौड़ी उनके लिए सिर्फ एक खाने की चीज नहीं थी, बल्कि उन तमाम पुरानी यादों की कसक थी जो अब सिर्फ एक बीते हुए सपने जैसी लगती थी। कचौड़ी वाला उन्हें ध्यान से देख रहा था। उसने महसूस किया कि इस बूढ़ी माँ की आंखों में नमी है। वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, अम्मा और चाहिए तो ले लो, पैसों की चिंता मत करना। यशोदा माँ ने कांपते हाथों से आंचल से आंसू पोंछे और हल्के से सिर हिलाया, नहीं बेटा, बहुत हो गया, भगवान तुझे सुखी रखे। कचौड़ी खाने के बाद भगवान का नाम लेकर वह उठ खड़ी हुई, पर जैसे ही उन्होंने चलना चाहा, उनके कदम लड़खड़ा गए और वह वहीं सड़क के किनारे बैठ गई। पेट तो थोड़ी देर के लिए भर गया था, लेकिन दिल में जो दर्द था वो कैसे भरता। जैसे तैसे करके वह उठी, अपने कपड़ों की सिलवटें ठीक की और फिर कांपते हाथों से अपना थैला कंधे पर टांग लिया। कदम अब भी डगमगा रहे थे, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी, शायद पेट में कुछ जाने से या फिर उस कचौड़ी वाले की दया से, जो बिना जाने समझे ही उनका दर्द पड़ गया था। अब यशोदा माँ के कदम मंदिर की ओर बढ़ने लगे। उनके लिए मंदिर जाना सिर्फ भगवान के दर्शन करना नहीं था, बल्कि कुछ पल शांति से बैठने का जरिया भी था। वहां कोई ताने नहीं देता, कोई अपमान नहीं करता, कोई ये नहीं कहता कि वह बोझ बन चुकी हैं। रास्ते में चलते हुए उन्होंने देखा कि सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान में सुनहरी लालिमा भी थी, पर उनके जीवन का सूरज तो अब कब का ढल चुका था।
मंदिर पहुंचकर उन्होंने धीमे कदमों से अंदर प्रवेश किया। घंटियों की मधुर ध्वनि और आरती की सुगंध ने मन को थोड़ी राहत दी। वह एक कोने में बैठ गई और भगवान की मूर्ति को देखने लगी। आंखों में आंसू थे, मन में हजारों सवाल। हे भगवान, मैंने तो हमेशा सबका भला चाहा, फिर आज मैं ही अपने घर में पराई क्यों हो गई? उनके होठ बुदबुदाए, पर जवाब कौन देता? भगवान भी खामोश थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपने थैले से एक छोटी सी माला निकाली और जाप करने लगी। यह वही माला थी जो सीताराम जी ने उन्हें दी थी। जब भी वह परेशान होती थी, इस माला को पकड़े बैठ जाती थी। पर आज वह सिर्फ जाप नहीं कर रही थी, बल्कि खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। यशोदा माँ माला फेरते हुए अपनी ही धुन में थी कि तभी एक आवाज आई, माँ जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं। उन्होंने चौंक कर देखा, एक युवक उनके सामने खड़ा था। आंखों में अपनापन और चेहरे पर विनम्रता झलक रही थी। यशोदा माँ ने कुछ देर उसे देखा, फिर हल्की आवाज में बोली, बेटा, तुम मुझे जानते हो? युवक मुस्कुराया और पास बैठते हुए बोला, माँ जी, इस मोहल्ले में कौन आपको नहीं जानता? आप तो हर रोज मंदिर आती हैं, कभी किसी को आशीर्वाद देती हैं, तो कभी किसी बच्चों को प्यार से दुलारती हैं। आज आपको इस हालत में देखा तो दिल नहीं माना। आप ठीक तो है ना? वैसे मेरा नाम प्रदीप है। यशोदा माँ की आंखें भर आई। इतने वर्षों बाद किसी ने उनके हालत के बारे में पूछा था। वो बस सिर झुकाकर रह गई। प्रदीप ने उनके हाथों पर नजर डाली तो थरथरा रहे थे। फिर नरम स्वर में बोला, माँ जी, क्या आपने कुछ खाया? यशोदा माँ ने तुरंत जवाब नहीं दिया, सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन प्रदीप उनकी चुप्पी समझ चुका था। उसने झट से अपनी जेब में हाथ डाला और एक लड्डू निकालकर उनके हाथ में रख दिया। ये लीजिए प्रसाद, और भगवान का प्रसाद कभी ठुकराना नहीं चाहिए। यशोदा माँ ने लड्डू को देखा, फिर उसे कांपते हाथों से उठाकर खाने लगी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन को पहली बार कोई सुकून महसूस हो रहा था। प्रदीप ने देखा कि उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बोला, माँ जी, अगर आप चाहें तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है और मेरी पत्नी आरती आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। यशोदा माँ ने उसकी आंखों में देखा। इतनी आत्मीयता, इतना अपनापन उन्हें बरसों बाद महसूस हुआ था। पर क्या वह उनके साथ जा सकती थी? क्या उनके अपनों को उनकी जरूरत नहीं थी? मन में कई सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन किसी के पास भी उनके सवालों के जवाब नहीं थे। यशोदा माँ जानती थी कि अब इस उम्र में किसी पर बोझ बनना सही नहीं होगा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तेरी माँ बहुत भाग्यशाली थी जो तुझ जैसा बेटा मिला, लेकिन मैं अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। भगवान ने जब तक चलने लायक रखा है, तब तक अपनी जिंदगी खुद जी लूंगी। प्रदीप उनकी तरफ देखकर चुप हो गया। उसने सोचा, कितना दर्द समेटे हुए है ये माँ, फिर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती। वह कुछ कहने ही वाला था कि यशोदा माँ ने अपना थैला उठाया और मंदिर के अंदर चली गई। उन्होंने भगवान के चरणों में माथा टेका और धीरे से बोली, हे भगवान, अब उम्र के इस पड़ाव पर मुझे बस इतनी शक्ति देना कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पंडित जी ने यह सब देखा और आगे बढ़कर बोला, बहन जी, आप ठीक तो हैं? यशोदा माँ ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, बस यूं ही कभी कभी मन भारी हो जाता है। पंडित जी ने उन्हें प्रसाद दिया और बोले, बहन जी, रोज मंदिर आया करो, क्योंकि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान का सहारा ही हमें सुकून देता है। यशोदा माँ ने प्रसाद लिया और मंदिर के कोने में बैठ गई। मंदिर में उन्हें अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब उनके पति सीताराम उनको अपने साथ मंदिर लेकर आते थे और प्यार से बोलते, यशोदा, जब कभी भी अकेलापन लगे तो मंदिर आ जाना। अभी वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी मंदिर में एक औरत आई, जिसने उनको देखा
और पहचानते हुए बोली, अरे यशोदा बहन, तुम यहाँ इस हालत में। यशोदा माँ ने सर उठाया और देखा। यह उनकी पुरानी पड़ोसन सीता थी, जो अब कई सालों बाद उन्हें मिली थी। यशोदा माँ ने सीता जी को देखा तो एक पल के लिए उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन फिर उनकी आंखों में उदासी लौट आई। सीता जी ने गौर किया तो यशोदा जी की साड़ी हल्की मैली हो गई है। चेहरे पर थकान की लकीरें साफ दिख रही थी और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। अरे यशोदा बहन, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या हुआ, घर पर सब ठीक तो है? सीता जी ने चिंतित स्वर में पूछा। यशोदा माँ ने एक गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। घर, अब वो घर कहाँ? सीता, अब तो बस एक छत भर है जहाँ रहने की इजाजत मिली हुई है। सीता जी उनकी बातें सुनकर चौंक गई। क्या कह रही हो? ये सब कैसे हुआ? यशोदा जी के गले में कुछ अटकने लगा। वे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल पा रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, अब क्या बताऊं सीता, जिन बेटों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वही अब पराये हो गए। बहुएं ताना मारती हैं, बेटे चुप रहते हैं, खाने के लिए पूछने वाला कोई नहीं। अब तो अपने ही घर में पराई हूँ सीता। सीता जी को विश्वास नहीं हुआ। अरे तुम्हारे तो दोनों बेटे कितने संस्कारी थे, वो तुम्हारी इतनी सेवा करते थे, फिर अचानक ये सब कैसे बदल गया? यशोदा माँ की आंखों में आंसू बह निकले। अचानक तो कुछ भी नहीं बदलता सीता। इनके जाने के बाद धीरे धीरे बेटे बहुएं की बातें सुनने लगे और फिर माँ की जरूरत कम होती गई। और एक दिन एहसास हुआ कि अब मैं बस एक बोझ हूँ। सीता जी की आंखों में भी आंसू आ गए। बहन, मैंने तो सोचा था कि अब तुम्हारे बेटे तुम्हारी सेवा कर रहे होंगे, तुम्हें आराम दे रहे होंगे, पर यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। यशोदा माँ हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब तो बस भगवान ही हैं जो मुझे सहारा देते हैं। जब मन बहुत भारी हो जाता है तो यहीं आ जाती हूँ। भगवान के घर में कम से कम कोई ताने तो नहीं मारता। सीता जी ने उनका हाथ थाम लिया। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो, बेझिझक आ जाना यशोदा बहन। मेरा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। यशोदा माँ ने सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन जानती थी कि अब किसी के घर जाकर रहना भी उनके लिए मुमकिन नहीं था। वे बोझ नहीं बनना चाहती थी। थोड़ी देर बाद सीता जी ने उन्हें जबरदस्ती थोड़े फल और कुछ रुपए दिए, लेकिन यशोदा माँ ने रुपए लेने से मना कर दिया। नहीं सीता, अब और किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती, जितना है उसी में ठीक हूँ। सीता जी ने उनकी जिद देखी और जबरन उनके हाथ में फल रख दिए। ये तो प्रसाद समझकर रख लो यशोदा। यशोदा माँ की आंखें नम हो गई। वे कुछ नहीं बोली, बस धीरे से सर झुका लिया। अब रात होने लगी थी। यशोदा माँ ने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए, लेकिन मन में एक अजीब सी घबराहट थी। वहां जाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन और कोई ठिकाना भी नहीं था। भारी कदमों से वे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। यशोदा माँ जब भारी कदमों से घर पहुंची तो दरवाजे पर ही चौंक गई। उनके कमरे से तेज आवाजें आ रही थीं। जैसे ही उन्होंने कमरे की ओर कदम बढ़ाए, अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, कहानी अब एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर आ गई है। यशोदा माँ की तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके बेटे मुकेश और राजेश उनका साथ देंगे, या फिर उनकी पत्नियां कविता और मोनिका उन्हें घर से निकालने की साजिश में सफल हो जाएंगी, या फिर कहानी में कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। हो सकता है कि कोई ऐसा सच सामने आए जो सब कुछ बदल कर रख दे। क्या आपको लगता है कि बेटों की आंखें खुलेंगी, या फिर यशोदा माँ को अपना अस्तित्व बचाने के लिए खुद कोई कदम उठाना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। माफी चाहते हैं, कहानी लंबी होने के कारण हमें इसे 2 भागों में बांटना पड़ा। आगे की कहानी हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे।
आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी में। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।